स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद जितिका पर। आज की हमारी वीडियो का विषय है प्लेटो। अब प्लेटो के बारे में हम आज क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। राजनीतिक विचारकों के ऊपर हमने एक सीरीज शुरू की थी। राजनीतिक विचारक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और एक होते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की जब भी बात होती है तो उसमें कुछ नाम मुख्य तौर पर सामने आते हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जेरेमी बेंथम इत्यादि। तो इससे पहले हमने अरस्तु के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो का विषय है प्लेटो। प्लेटो की जीवनी के बारे में, उनके विचार के बारे में। हम उनके विचारों को क्यों पढ़ते हैं, तो प्लेटो ने कुछ ऐसे राजनीतिक विचार दिए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, उनकी कुछ ऐसी फिलॉसफी रही है जो कि जिसने भारतीय राजनीति में ना सिर्फ विश्व राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। अगर बात प्लेटो के जन्म स्थान की हो तो उनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था एथेंस के ग्रीस में, और उनकी मृत्यु 347 ईस्वी में 81 वर्ष की उम्र में हुई थी। प्लेटो की यदि हम जीवन यात्रा की बात करें तो उनकी जीवन यात्रा कुछ इस प्रकार रही है। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में होता है। कुलीन परिवार अर्थात समृद्ध और सभ्य परिवार। उनके पिता के आश्रय में, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, आश्रम नहीं आश्रय। उनके पिता के आश्रय में उनका उठना बैठना काफ़ी उच्च माध्यम का रहा। उनकी शिक्षा की उनके पिता ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी, परंतु कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद प्लेटो की माँ उनके चाचा से विवाह कर लेती हैं, जो कि उस समय ग्रीक राजनेता थे और साथ ही राजदूत भी थे। तो इससे हमें इन दो चीज़ों से ये तो पता लगता है कि प्लेटो का जो फैमिली बैकग्राउंड था या उनका जो पारिवारिक इतिहास था वो काफ़ी समृद्ध रहा है, क्योंकि जन्म से प्लेटो के जन्म के समय जो उनके वास्तविक पिता थे वो एक कुलीन परिवार से संबंधित थे, और जब उनकी माँ ने उनके चाचा से शादी की थी तो वो भी एक ग्रीक राजनेता और राजदूत थे। इसलिए प्लेटो का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा। कुछ समय बाद क्या होता है, एथेंस और स्पार्टा में, क्योंकि प्लेटो एथेंस में थे, एथेंस के निवासी थे, तो कुछ समय बाद एथेंस और स्पार्टा में एक युद्ध हो जाता है जिसका नाम था पेलिपोनियस का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध में प्लेटो ने भी 409 से 404 ईस्वी तक अपनी सेवा दी थी, परंतु वो युद्ध हार गए थे। और परिणाम यह हुआ कि इस पार्टी ने, कहाँ की पार्टी ने, स्पार्टा की पार्टी ने एथेंस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद परिणाम क्या होता है, कब्जा करने के बाद एथेंस में लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और कुलीन तंत्र स्थापित हो जाता है। लोकतंत्र समाप्त हुआ और कुलीन तंत्र स्थापित हो गया। कुलीन तंत्र की बात करें तो ये क्या है, शासन या तंत्र। तंत्र मतलब होता है शासन करना। शासन करने के कई प्रकार होते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, जिसमें से कुलीन तंत्र को सबसे घृणित रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि इस तंत्र में या शासन करने के इस तौर तरीके में समाज के केवल कुछ ही समृद्ध लोगों का या कुछ ही पैसे वाले लोगों का एक समूह होता है जो समाज के अन्य सभी वर्गों पर शासन करता है। ठीक है, तो स्पार्टा जब एथेंस पे कब्जा कर लेता है तो कुलीन तंत्र स्थापित हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र पुनः स्थापित हो जाता है। यदि हम उनकी जीवन यात्रा की बात करें तो उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार की रही आइए जानते हैं। प्लेटो राजनीति में जाना तो चाहते थे, परंतु अपने गुरु सुकरात के कहने पर उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की ओर वो अग्रसर हुए। अब सुकरात कौन थे, तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, सुकरात प्लेटो के गुरु और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। जब युद्ध में एथेंस को हार मिलती है तो, और जब कुलीन तंत्र समाज में स्थापित होता है और जब समाज पे अत्याचार होता है या कुलीन तंत्र के घृणित रूप को देख के प्लेटो का मन अत्यंत ही विचलित होता है और इसलिए वो समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि वो राजनीति में अपने कदम बढ़ाएंगे, परंतु उनके गुरु सुकरात ने उन्हें सलाह दी और उनके कहने पर प्लेटो ने अपने कदम राजनीति से पीछे हटा लिए और दर्शन शास्त्र की तरफ, ग्रंथ लिखने की तरफ या उसकी तरफ प्लेटो ने अपने कदम आगे बढ़ाए।
अब सुकरात कौन थे? तो सुकरात के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जानेंगे। सुकरात ही थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को प्लेटो बनने पे मजबूर किया। प्लेटो, वास्तविक में प्लेटो किस प्रकार बने, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे सुकरात का सबसे मुख्य योगदान है। आइए जानते हैं। सुकरात के खुले विचारों के कारण, जैसे मैंने बताया था सुकरात प्लेटो के गुरु थे, तो सुकरात के विचार काफ़ी खुले थे, काफ़ी लिबरल थे। इस कारण उनके ऊपर युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का, इसे करेक्ट कर लेना, उन पर युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का आरोप भी लगा था। मतलब उनके विचार इतने ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे कि युवा वर्ग के ऊपर बहुत जल्दी अपना असर डालते थे। और जब ये आरोप का सिलसिला, जब सुकरात के ऊपर आरोप लगा, जब ये सिलसिला बढ़ गया, तो सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। उनको मृत्युदंड देने का जो तरीका था वो भी काफ़ी अलग था। और मृत्युदंड जब उनको दिया गया समाज में सबके सामने, तो ये सारी घटना प्लेटो के आंखों के सामने हो रही थी। प्लेटो के आंखों के सामने ही उनके गुरु को विष दिया जा रहा था। किस प्रकार विष दिया गया, ये सारी बातें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब सुकरात के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। इस घटना से आहत होकर प्लेटो एथेंस छोड़ देते हैं और अपनी विश्व यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान वो अनेक देशों का दौरा करते हैं, जैसे कि सिसिली, मिस्र, इटली आदि देशों की वो यात्रा करते हैं। और जब वो यात्रा पर निकलते हैं तो अनेक लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे दार्शनिकों से मिलते हैं, विचारकों से मिलते हैं। तो सबसे पहले वो जिस व्यक्ति से मिले, जिस दार्शनिक से मिले, वो थे पाइथागोरस। आप में से शायद सभी ने 9th 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो ये वही पाइथागोरस थे। पाइथागोरस से प्लेटो इटली में मिलते हैं और उनसे उन्होंने बहुत से विषयों की शिक्षा हासिल की थी, जैसे कि भूविज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि का उन्होंने पाइथागोरस से ज्ञान प्राप्त किया था। उनके यदि हम जीवन यात्रा की बात करें, तो जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है और प्लेटो अपनी विश्व यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तो इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले जैसे वो पाइथागोरस से मिले, और उसके बाद वो सिसिली, जिसे आज हम वर्तमान में इटली के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा डायनोसिस से मिले, जिसे प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक यानी कि एक अच्छा शासक बनाने का प्रयास किया, परंतु प्लेटो अपने इस प्रयास में विफल रहते हैं। अर्थात वो इटली के राजा को एक दार्शनिक शासक नहीं बना पाते। प्लेटो ने राजनीति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बहुत से विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त किए, जैसे न्याय के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए, समाज के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए, वर्ग के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए। ऐसे बहुत से विषय हैं जिसके ऊपर प्लेटो ने विचार दिए, और उन विचारों को आज हमने अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले राजनीति में प्लेटो का क्या योगदान था। राजनीति में शुरुआत करते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या कहते हैं? प्लेटो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है रिपब्लिक। उस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य एक न्याययुक्त आदर्श राज्य की, यहाँ पे राज्य से मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, जैसे आज के डेट में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड ये है, इनसे नहीं है। उस समय राज्य का मतलब होता था एक समाज। तो प्लेटो अपनी जब बुक लिखते हैं रिपब्लिक, तो उसमें वो बताते हैं कि न्याय का मतलब एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। अब आदर्श राज्य क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इसी कारण रिपब्लिक का वो दूसरा शीर्षक यानी कि दूसरा टॉपिक भी वो न्याय से ही रिलेटेड रखते हैं। अब रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र। सबसे पहले हमें गणतंत्र और स्वतंत्र में अंतर समझना होगा। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, स्वतंत्र मतलब होता है जब हम चार दीवारी से मुक्त हो जाते हैं, परंतु तब भी हमारे ऊपर किसी किसी व्यक्ति का नियंत्रण हमारे ऊपर रहता है। परंतु जब हमारे ऊपर से उस व्यक्ति का नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है, दायरा तो पहले समाप्त हो चुका था इसलिए हम स्वतंत्र कहलाए, लेकिन जब हमारे ऊपर से उस व्यक्ति का नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है, तब हम क्या हो जाते हैं? पूरे तरीके से गणतंत्र हो जाते हैं। तो ये जो पुस्तक प्लेटो लिखते हैं रिपब्लिक, इसमें वो मेन दो
चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो पहले टॉपिक में या पहले शीर्षक में बात करते हैं आदर्श राज्य, अर्थात आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, किन किन लोगों से बनता है, किन लोगों का इसमें योगदान होता है। और दूसरा जो उनका टॉपिक है वो है न्याय से संबंधित, यानी कि जस्टिस से संबंधित। न्याय को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय के 3 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। अब प्लेटो ने जो अपने न्याय बताए हैं वो न्याय उनके 3 प्रकार के हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। प्लेटो न्याय के जिस सिद्धांत की बात करते हैं वो उनका 3 प्रकार का है। सबसे पहला है परंपरावादी सिद्धांत, जिसे सेफल्स का सिद्धांत भी कहते हैं, सेफल्स का सिद्धांत। दूसरा है उग्रवादी सिद्धांत, इसे थ्रेसिमेक्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। और तीसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसे ग्लार्को का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये किसी विश्वविद्यालय में, चाहे वो डीयू का एंट्रेंस हो या फिर जेएनयू का एंट्रेंस हो, उसमें यदि वो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, या फिर एमए एंट्रेंस के लिए, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक आपके ग्रेजुएशन में भी टॉपिक है। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स से करी है तो ये आपके मास्टर्स में भी आता है, और अगर आपने पीएचडी का एंट्रेंस दिया है या आगे पढ़ते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता है, और उस समय ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि किस सिद्धांत को सेफल्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यह उग्रवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, ग्लार्को का सिद्धांत किसे कहते हैं या किसने दिया था, इत्यादि। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरावादी सिद्धांत। इसकी अगर हम नाम की बात करें, परंपरावादी यानी कि जो परंपरा से निकला हो या जो परंपरा पर आधारित हो। प्लेटो का मानना है कि न्याय की स्थापना परंपराओं के आधार पर नहीं की जा सकती। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि प्राचीन समय में जैसा समाज था वैसी समाज के रूल्स रेगुलेशन थे, वैसी समाज की आवश्यकता थी, परंतु आज की डेट में, वर्तमान समय में, आप प्राचीन परंपराओं के आधार पर आप किसी के साथ न्याय या अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, समय की मांग होती है, समय बदलता है, समय की मांग बदलती है, तो जैसा समय, जैसा समाज, वैसा ही न्याय करने का स्वरूप होता है। अब जैसे कि प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में अगर कोई अपनी पसंद से विवाह कर लेता था तो उसे समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। ठीक है, या फिर कई बार उसे क्या कहते हैं, जिंदा जला दिया जाता था। प्राचीन समय में जो न्याय करने के तौर तरीके थे ना, प्राचीन समय में अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में महिलाओं को और शूद्रों को वेद और पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई महिला या शूद्र वेद और पुराण सुनते थे तो उनके कानों को काट दिया जाता था। क्या किया जाता था? उनके कानों को काट दिया जाता था। कई बार उनके कानों में सीसा यानी कि कांच घोलकर भी डाल दिया जाता था। ये प्राचीन समय में न्याय करने का तरीका था। अर्थात ब्राह्मणों ने नियम बनाया हुआ था कि कोई भी महिला या शूद्र वेद पुराण नहीं सुन सकती है, और अगर किसी ने वो रूल तोड़ा तो उनको ये सजा दी जाती थी, कान काट दिए जाते थे, कानों में सीसा घोलकर डाल दिया जाता था। परंतु आज की डेट में न्याय का ये स्वरूप काम नहीं करेगा। आज जैसा समाज है, समय की जैसी मांग है, न्याय हमेशा समय की मांग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जैसा समाज है, जैसी समय की मांग है, वैसा ही न्याय होना चाहिए। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि न्याय की स्थापना कभी भी परंपराओं के आधार पर नहीं की जा सकती। तो न्याय की स्थापना किस आधार पर की जानी चाहिए? तो न्याय की स्थापना हमेशा समय की मांग के अनुसार ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं उग्रवादी सिद्धांत की। उग्रवादी शब्द उग्रवाद से निकला है, अर्थात जो काफ़ी एग्रेसिव हो। प्लेटो के अनुसार न्याय का स्वरूप कभी भी उग्र नहीं हो सकता। न्याय नैतिकता से संबंधित है, और नैतिकता में यानी कि मोरालिटी में उग्र विचारों का कोई स्थान नहीं होता। नैतिकता मतलब मोरालिटी। ठीक है, प्लेटो कहते हैं जब हम किसी के साथ न्याय करते हैं तो हमें अपने विचारों में उग्रता नहीं लानी चाहिए। ठीक है, हम उग्रता का अगर मैं सरल शब्दों में आपको अर्थ बताऊं तो गुस्सैल स्वभाव,
अगर हम किसी के साथ न्याय कर रहे हैं तो हमें अपने उग्रवादी विचारों को, हमें अपने गुस्से को, हमें अपने अग्रेशन को एकदम साइड रखना होता है और न्याय करते समय हमें नैतिकता बरतनी होती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति कोई चोरी करता है या कोई भी अपराध करता है, हत्या करता है या चोरी करता है, डाका डालता है, तो सीधा उसको मौत की सज़ा दे देना या सीधा उसको फांसी की सज़ा दे देना, उससे बेटर है कि उसको एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। इसलिए आज के समय में बहुत से देशों में, खास करके भारत में होता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है, तो बहुत टाइप के कोड्स बनाए गए, जुवेनाइल कोड बनाए गए। इसमें उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करें कि जिसने अपराध किया है तुरंत उस समय उसको सज़ा दे दो, तुरंत सीधा मौत के घाट उतार दो या मृत्यु दंड दे दो, तो फिर ऐसे में व्यक्ति के सुधरने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसे ग्लार्को का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें नाम से ही पता लगता है व्यवहारवादी, जो कि डेली लाइफ में हो, जो सोसाइटी में एक्टिव हो, प्रचलन में हो। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यवहारिक नहीं आदर्शात्मक होना चाहिए। अर्थात प्लेटो कहते हैं कि न्याय ऐसा हो जो समाज में एक आदर्श स्थापित करे, क्योंकि अगर हम न्याय को उग्रता के साथ जोड़ते हैं, किसी के साथ किसी ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने हत्या की है या किसी व्यक्ति ने हत्या को हटा दीजिए, किसी व्यक्ति ने चोरी की है, ठीक है। अब चोरी करना जो है वो एक अपराध है। अगर हमें इसके साथ न्याय करना है या इस व्यक्ति को हमें सज़ा देनी है, तो डायरेक्ट अगर हम इसके हाथ काट दें, डायरेक्ट अगर हम इस व्यक्ति के हाथ काट दें, तो क्या ये इसके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा? प्लेटो का उग्रवादी सिद्धांत कहता है कि न्याय में उग्रता, ये हाथ काटना, ठीक है, जुबान काटना, मृत्यु दंड देना, ये सारे जो न्याय के स्वरूप है, ये उग्रवादी स्वरूप है। और प्लेटो वही कहते हैं कि किसी को भी उग्रवादी तरीके से सजा देने से अच्छा है आप उसको पहले सुधरने का मौका दीजिए। प्लेटो यही तो कहते हैं उग्रवादी सिद्धांत में कि किसी को भी उग्रवाद के साथ सजा देने से अच्छा पहले उसको सुधरने का मौका दीजिए। जब वो व्यक्ति सुधरने में भी विफल रहता है, वो मौका पूरा होने के बाद भी उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब आप उग्रवाद का सहारा ले सकते हैं। परंतु शुरुआत उग्रवाद के साथ नहीं होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ। व्यवहारवादी सिद्धांत अर्थात समाज में समय की जैसी मांग है, समाज में समय की जैसी मांग है, तो न्याय ऐसा होना चाहिए जो समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि आत्मा का बुद्धि से समन्वय होना न्याय है। समन्वय मतलब मिलाप। जस्टिस इज द फ्यूजन ऑफ सोल एंड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा 3 तत्वों से निर्मित है। एक तो है बुद्धि, दूसरा है शौर्य और तीसरा है तृष्णा। और जब ये तीनों उचित अनुपात में पाए जाते हैं तब न्याय स्थापित होता है। न्याय स्थापित करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक जज की चेयर पे बैठ जाएं और आप अपना डिसीजन सुना दें, ये न्याय नहीं होता। न्याय का मतलब क्या होता है? जब समाज का हर व्यक्ति अपना अपना कार्य बिना किसी और के कार्य में या बिना किसी और व्यक्ति के कार्य में जीवन में हस्तक्षेप किए बिना करे, तो समाज में अपने आप न्याय स्थापित हो जाता है। प्लेटो यही तो कहते हैं। जैसे एक फिल्म में एक डायलॉग भी था कि माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। प्लेटो भी सेम वही चीज़ कहते हैं, बस शब्दों का अंतर है। प्लेटो कहते हैं कि समाज में अगर हर व्यक्ति अपने काम से काम रखे, अपने साथ वो केवल अपने कार्यों पे ध्यान दे, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, तो जाहिर सी बात है समाज में ऑटोमेटिकली न्याय स्थापित हो जाएगा। समाज में अपराध क्यों होते हैं? जब 2 व्यक्तियों में लड़ाई होती है, समाज में अपराध क्यों होते हैं?
क्योंकि समाज में लड़ाई होती है। और समाज में लड़ाई क्यों होती है? जब दो व्यक्ति के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के विचार आपस में नहीं मिलते। और विचार आपस में कब नहीं मिलते? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में इंटरफियर करता है। तो सोचने वाली बात है, अगर ये इंसान इसके काम में इंटरफेयर करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है इसे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो लड़ाई भी नहीं होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो समाज में अपने आप अपराध खत्म हो जाएगा। अपराध होगा ही नहीं, और जब समाज में अपराध होगा ही नहीं तो न्याय तो ऑटोमेटिकली स्थापित हो गया। न्याय फिर अपने आप स्थापित हो गया। यानी कि अगर हमें समाज में न्याय स्थापित करना है तो इसके लिए ज़रूरी है अपने काम से काम रखना। अब ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जो है एक चंचल स्वभाव का प्राणी होता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर 3 ऐसे गुण होते हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल अगर कर लेना तो वो अपने काम से काम रखना सीख जाएगा। वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, यानी कि हमारी सोच, शौर्य, हमारी ताकत, और हमारी तृष्णा। ये 3 ऐसे कारण हैं जो किसी भी मनुष्य को उग्र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरक सिद्ध होती है। एक काफ़ी बड़ा योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि समाज में लड़ाई किस लिए होती है? जब एक व्यक्ति अपने शौर्य का, अपनी ताकत का दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग करता है। समाज में ना, मान लीजिए अगर समाज में 2 प्रकार के वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों में से ना कभी भी दोनों वर्ग शक्तिशाली नहीं हो सकते। अगर एक वर्ग शक्तिशाली है तो दूसरा कमज़ोर है, और दूसरा अगर शक्तिशाली है तो पहला कमज़ोर है। कभी भी बराबरी का स्थान नहीं होता है समाज में। तो जब समाज का एक ताकतवर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने शौर्य का इस्तेमाल करता है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, पावर का इस्तेमाल करता है, जाहिर सी बात है ये व्यक्ति इसके साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ठीक है। और अगर वही व्यक्ति इसके ऊपर कंट्रोल कर ले, इसके साथ नरमता से बर्ताव करे, तो जाहिर सी बात है अपराध होगा ही नहीं, लड़ाई होगी नहीं, तो न्याय तो ऑटोमेटिकली स्थापित हो गया। दूसरा है तृष्णा। ये वो गुण है, ये वो शब्द है जो किसी भी समाज में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि इंसान लड़ाई कब करता है? मनुष्य का ना एक स्वभाव होता है, जब उसको ये लगता है कि सामने वाले के पास, मनुष्य को लगता है जब इस व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसको हड़पने की कोशिश करता है। इंसान का एक स्वभाव होता है, वो किसी की भी तरक्की नहीं बर्दाश्त कर सकता। अर्थात वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि सामने वाले व्यक्ति के पास कोई चीज़ मुझसे ज़्यादा है। वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उसके पास सत्ता मुझसे ज़्यादा है, पैसा मुझसे ज़्यादा है, शिक्षा मुझसे ज़्यादा है, संपत्ति मुझसे ज़्यादा है। और जब ये चारों चीज़ें उसके पास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसे तो जलन मचेगी, इसे ईर्ष्या भी होगी, ठीक है, इसे ईर्ष्या भी होगी। और जब ईर्ष्या होगी तो वो इन चीज़ों को हड़पने की कोशिश करेगा या इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सारा खेल किसका है? इच्छाओं का। इंसान अगर अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर ले तो उसे दूसरे को देखकर, दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को देख के उसे ना तो ईर्ष्या होगी, ना वो उसको पाने के लिए लड़ाई करेगा या क्या कहते हैं, उग्र होगा। और तीसरा है बुद्धि। प्लेटो कहते हैं कि जब इंसान में ये तीनों गुण उचित अनुपात में पाए जाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जो होता है परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी में गुण है तो उसमें अवगुण अवश्य होंगे। प्लेटो कहते हैं मानव शरीर या मानव आत्मा, खासकर शरीर नहीं मानव आत्मा 3 ही गुणों से बनी है, बुद्धि, तृष्णा, शौर्य। इस पे कंट्रोल कर ले तो समाज में न्याय अपने आप स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय को ना जितना हमने विशाल बनाया है, जितना हमने बड़ा किया हुआ, न्याय कोई ऐसा बड़ा सिद्धांत नहीं है। न्याय बस एक सिद्धांत है जो कि किसी भी इंसान को सिर्फ वही कार्य करने के लिए कहता है जिसके लिए वो प्रकृति द्वारा उपयुक्त बनाया गया है। इस बात पर फोकस करता है कि न्याय किस प्रकार अन्याय की अपेक्षा अच्छा है। अब प्लेटो ने न्याय की बात करते समय उसके निवास स्थान के बारे में भी बात की है, ठीक है।
आदर्श सिद्धांतों से संगठित समाज ही न्याय का निवास स्थान है। यहाँ से हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले न्याय क्या है, तो न्याय कुछ नहीं बस एक सिद्धांत है जो कि प्लेटो कहते हैं कि इंसान अगर वही कार्य करे जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है, तो समाज में ऑटोमेटिकली न्याय स्थापित हो जाएगा, वही न्याय है। प्लेटो ये भी बताते हैं कि न्याय किस प्रकार अन्याय की अपेक्षा अच्छा है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना सही किस लिए होती है, जब दूसरी चीज़ गलत होती है। पॉजिटिविटी का स्थान या समाज में सकारात्मकता का स्थान क्यों है, क्योंकि समाज में नकारात्मक तत्व भी है। समाज में या इंसान के जीवन में या दुनिया में दोनों चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों चीज़ों का बराबर योगदान है। अगर नकारात्मकता नहीं रहेगी तो सकारात्मकता की हमें वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। अगर समाज में गलत चीज़ नहीं होगी तो सही की हमें कीमत नहीं पता होगी। जब तक समाज में अन्याय नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि न्याय आखिर में है क्या, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि समाज में अन्याय होना चाहिए, मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि प्लेटो कहते हैं कि उनका जो न्याय का सिद्धांत है वो मेनली इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, मेनली इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि न्याय अन्याय से किस प्रकार अच्छा है। अर्थात अन्याय में वो कौन कौन से गुण हैं, वो कौन कौन से गुण हैं जिन्हें न्याय खंडित करता है। या फिर प्लेटो ये बताते हैं कि न्याय में, प्लेटो बताते हैं कि न्याय में वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन से गुण हैं जो कि अन्याय में नहीं है। हमें कोई भी चीज़ तभी अच्छी लगती है या किसी चीज़ की वैल्यू हमें तभी पता लगती है जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो न्याय की वैल्यू हमें कब पता चलेगी, जब अन्याय नहीं होगा, ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय का स्थान कहाँ है, हमें न्याय कहाँ पर मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्याय का निवास स्थान क्या है या न्याय कहाँ मिलता है, तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में भी समाज में ये होता है कि जब भी लड़ाई होती है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से कहता है कि तुम्हें तो मैं कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि इंसान के माइंड में ये एक विचार बना हुआ है कि समाज में केवल एक ही स्थान है जहाँ से हमें न्याय मिल सकता है, वो है कोर्ट अर्थात अदालत। लेकिन प्लेटो ऐसा नहीं मानते। प्लेटो नहीं मानते कि न्याय जो है वो अदालत तक सीमित है। जैसे बहुत से लोगों की विचारधारा होती है कि शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बहुत से लोगों की विचारधारा है शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। तो उसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि न्याय भी जो है ना केवल अदालत तक या चार दीवारी तक सीमित नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय का स्थान ना ज़्यादा न्याय का कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और उसका स्थान जो है वो एक समाज है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने काम से काम रख रहा है, जहाँ पे कोई भी इंसान दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो एक न्यायोचित समाज है। अब नेक्स्ट देखते हैं समाज के ऊपर प्लेटो के क्या विचार है, प्लेटो क्या मानते हैं। प्लेटो के अनुसार समाज में वर्गीकरण की अगर हम बात करें, ये क्लासिफिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी, तो प्लेटो किस बेसिस पे करते हैं देखते हैं। प्लेटो न्याय की व्याख्या मानवीय गुणों के आधार पर करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मानव 3 शासकों के अधीन होता है। इससे पहले हमने देखा प्लेटो कहते हैं कि मानव आत्मा जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी है, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। उसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि मानव, उसमें मानव आत्मा की बात हो रही थी, मानव के स्वभाव की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे प्लेटो मानव के एक पूरे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मानव जो है वो 3 तत्वों से बना है, इच्छा, भावना और बुद्धि। अब मानव के जीवन में बुद्धि का क्या स्थान है, भावना का क्या स्थान है और इच्छा का क्या स्थान है। प्लेटो कहते हैं कि बुद्धि का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, इसलिए व्यक्ति में इस गुण की प्रधानता होती है, उसे दार्शनिक राजा कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक साधारण सी बात करती हूँ, समाज में न्याय करने का कार्य किसका है। आप भूल जाइए कि मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात कर रही हूँ या भारतीय राजनीतिक विचारकों की, मैं सिर्फ एक साधारण सी बात कर रही हूँ। अगर हमें समाज में न्याय चाहिए होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं।
हमें एजुकेशन चाहिए होती है, हमें शिक्षा हासिल करने, तो हम कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ठीक है। हमें अगर अपने घर के काम करवाने होते हैं या अपने घर में मदद चाहिए होती है लोगों की, तो हम मेड और सर्वेंट्स रखते हैं। उस उसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि समाज जो है ना, समाज में हर कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति बना हुआ है। एक व्यक्ति दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। डॉक्टर जो है कभी भी आपको न्याय नहीं दे सकता। पुलिस जो है कभी भी आपको पढ़ा नहीं सकती। ठीक है। अगर डॉक्टर आपको न्याय देने लगे तो आप इमेजिन कर सकते कि वो न्याय कैसा होगा। अगर एक पुलिस वाला आपका इलाज करने लगे तो आप समझ ही जाइए कि इलाज कैसा होगा। एक स्कूल टीचर अगर बिजनेसमैन बन जाए, अगर एक स्कूल टीचर बिजनेसमैन बन जाए तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि वो बिजनेस कैसा चलेगा। इसलिए हर इंसान अपने अपने काम से काम रखे, इसके लिए अलग अलग वर्ग बनाए गए। समाज में जो वर्ग न्याय करता है उस वर्ग को प्लेटो ने दार्शनिक राजा कहा है। अर्थात समाज में न्याय करने की जिम्मेदारी प्लेटो ने दार्शनिक राजा को दी है। अब दार्शनिक राजा कौन होता है? जैसे कि आप में से अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है, प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें एक टॉपिक आता है मनुष्य की उत्पत्ति। ठीक है। प्राचीन भारत का अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो उसमें एक टॉपिक आता है मनुष्य की उत्पत्ति। तो उसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य जो है ब्रह्मा जी के शरीर से बना हुआ है। ब्रह्मा जी के सर से जो व्यक्ति निकला है या जिस वर्ग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सर से हुई है वो वर्ग क्या कहलाता है? ब्राह्मण वर्ग कहलाता है। जिस व्यक्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की बाजुओं से हुई है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? क्षत्रिय कहलाता है। जिस व्यक्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है, जांघों से हुई है, सॉरी चरण नहीं जांघों से हुई है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यापारिक वर्ग कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? व्यापारिक वर्ग। और जिस व्यक्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? शूद्र। अब इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, अर्थात शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है? सर होता है। तो जिस वर्ग की उत्पत्ति सर से हुई है उस व्यक्ति को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की उत्पत्ति शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी कि तलवों से, फीट से हुई है, उसे समाज में सबसे नीचा स्थान दिया जाएगा। इसलिए शूद्रों को समाज में सबसे नीचा स्थान दिया गया है। ठीक है। ये तो हो गई भारतीय इतिहास की बात। प्लेटो कहते हैं कि समाज में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जाहिर सी बात है क्योंकि न्याय करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये आज के डेट में न्याय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं। अब जाहिर सी बात है वो पढ़ लिख कर ही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो प्लेटो कहते हैं जो व्यक्ति समाज में सबसे पढ़ा लिखा है उसे समझ भी ज़्यादा होगी, वो बुद्धिमान होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को न्याय करने का काम देना चाहिए। इसलिए ऐसे वर्ग को वो दार्शनिक राजा कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। भावना या मनोवेग का स्थान मनुष्य के हृदय में होता है और जिस वर्ग में इस गुण की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का कार्य क्या होता है? अपनी देश की रक्षा करना दूसरे देशों के आक्रमण से। और हम अपने देश की रक्षा कब कर सकेंगे? जब हमें अपने देश से प्यार होगा। और हमें अपने देश से प्यार कब होगा? जब हमारे अंदर भावना जागृत होगी। ठीक है। तो इसलिए ऐसे वर्ग को प्लेटो सैनिक वर्ग कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इच्छा का स्थान मनुष्य की कमर में होता है। जिस वर्ग में इस गुण की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? व्यापारिक वर्ग। अब प्लेटो ने इच्छा का स्थान जिसमें होता है उसे व्यापारिक वर्ग क्यों कहा है ये जानते हैं। व्यापारिक वर्ग कौन होता है? जो समाज में पैसों का उत्पादन करता है, समाज में धन का उत्पादन करता है, समाज में व्यापार करता है। व्यापार कहाँ से होगा? धन से ही होगा, जाहिर सी बात है। और धन कमाने का कार्य कोई भी साधु या महात्मा नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि साधु, महात्मा, संत ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की चाह नहीं होती। ठीक है। उनके पास जितना होता है वो उसी में खुश होते हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लालसा होती है, जिनके अंदर इच्छा होती है, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को पाने की और अधिक पैसा कमाने की। तो ऐसे वर्ग को प्लेटो ने व्यापारिक वर्ग कहा है। प्लेटो के अनुसार जब ये तीनों वर्ग अपना कार्य
बिना दूसरे के कार्यों में करते हैं तो समाज में अपने आप ही न्याय स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं व्यक्ति से संबंधित न्याय। प्लेटो कहते हैं कि न्याय के सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार न्याय नैतिकता से संबंधित एक मानवीय गुण है। ठीक है, अर्थात हर व्यक्ति अपना कार्य दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना करे तो वही न्याय कहलाता है। अर्थात न्याय एक ऐसा काम है, समाज में न्याय करना, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि 3 प्रकार के न्याय होते हैं, परंपरावादी न्याय, उग्रवादी न्याय और व्यवहारवादी न्याय। न्याय जो है वो एक मानवीय गुण है। ठीक है, और जब हम मानवीय गुणों की बात करते हैं तो उसमें उग्रता का, आक्रामकता का, अग्रेसिवनेस का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, तो मनुष्य के साथ हमें समाज में ऐसा प्रयास करना चाहिए, समाज में व्यक्तियों को सज़ा देने से ज़्यादा जोर, हमारा ज़्यादा जोर व्यक्तियों को सज़ा देने से उसको सुधारने पर होना चाहिए। ठीक है, हमें व्यक्तियों को सुधारने के ऊपर जोर देना चाहिए, ना कि सज़ा देने के ऊपर। प्लेटो वही कहते हैं कि हमें इस कार्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए, और जब हम ये कार्य करते हैं तो एक मानवीय गुण का कार्य है, और हर व्यक्ति अगर ये कार्य करे ना तो समाज में अपने आप न्याय स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो कहते हैं कि आदर्श सिद्धांतों से संगठित समाज ही न्याय का निवास स्थान है, और न्याय की बात करते समय वो व्यक्ति से अधिक महत्व राज्य को देते हैं। राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए वो 2 तत्वों पर बल देते हैं, शिक्षा और साम्यवाद। साम्यवाद नहीं, यहाँ पे आएगा साम्यवाद। ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि न्याय का जो स्थान है, अगर मैं आपसे पूछूं न्याय कहाँ मिल सकता है तो जाहिर सी बात है आप भी यही जवाब देंगे जो मैं समझती हूँ, अर्थात कोर्ट में। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि न्याय के लिए हमें किसी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्याय हमें अपने ही घर में मिल सकता है, अपने राज्य में मिल सकता है। ठीक है, अब प्लेटो एक दार्शनिक थे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे होंगे, तो उनके ग्रंथों का स्वरूप कैसा था, अर्थात वो किन टॉपिक पे बेस्ड होते थे, उनका लिखने का मेथड क्या होता था। तो उनके ग्रंथों के अगर हम स्वरूप की बात करें तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति पर होती थी। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब होता है अगर मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दिया, मैंने उस आपके जवाब को काट के उसका खंडन करके दोबारा आपसे प्रश्न किया, तो जब 2 विचार आपस में मिलते हैं और एक विचार दूसरे विचार को काटता है, खंडन करता है, द्वंद्व होता है उन विचारों में, तो उसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। ठीक है, ग्रंथ के स्वरूप की अगर हम बात करें, प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें से जो सबसे फेमस ग्रंथ था वो था द रिपब्लिक। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसमें ही उन्होंने एक आदर्श राज्य के बारे में बात की। अभी हम जितने भी विचार पढ़ रहे हैं, न्याय के बारे में प्लेटो के विचार, समाज के बारे में प्लेटो के विचार, ये जितने भी हम विचार पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ लिखे हैं, रिपब्लिक में। ठीक है, आदर्श राज्य की कल्पना करते अर्नेस्ट बर्कर न्यू ने इसे 5 भागों में बांटा। यानी कि अर्नेस्ट बर्कर, जाहिर सी बात है अभी रिपब्लिक इतनी बड़ी किताब पढ़ना तो हम सबके लिए इम्पॉसिबल है, तो अर्नेस्ट बर्कर ने जो ये रिपब्लिक किताब पढ़ी थी और ये किताब पढ़ के उन्होंने हमारी सहूलियत के लिए इसे 5 भागों में बांट दिया था। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, नैतिक भाग, शिक्षा, संपत्ति व परिवार और आदर्श राज्य का पतन। यानी कि ये 5 टॉपिक हैं जिसके ऊपर प्लेटो अपनी बुक द रिपब्लिक में बात करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। शिक्षा को लेकर प्लेटो का क्या मानना है? प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा, सामाजिक शिक्षा अर्थात समाज में हर वर्ग के लिए शिक्षा होनी चाहिए। वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो समाज में पुरुष वर्ग होता है, स्त्री वर्ग होता है। ठीक है, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, शिशु वर्ग, वृद्ध वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है समाज में हर किसी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होगा वो सही चीज़ों को पहचान नहीं पाएगा, और जब वो सही गलत में अंतर करना नहीं सीखेगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हमें न्याय चाहिए,
अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा है तभी मनुष्य की सोच विकसित है, और अगर सोच विकसित है तभी वो सही गलत में अंतर समझ सकता है, और जब उसको सही की समझ होगी तो स्वतः ही न्याय कर लेगा। इसलिए न्याय किससे जुड़ा है? शिक्षा से। शिक्षा किससे जुड़ी है? सोच से। ठीक है। प्लेटो ने जिस शिक्षा का सिद्धांत दिया था उस समय एथेंस और इस पार्टी में पहले से ही शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। ठीक है। स्पार्टा, पहले से ही शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। कहा जाता है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली स्पार्टा की दोषपूर्ण व्यवस्था को दूर करने के लिए थी। हमें जितने भी विचारक रहे हैं, चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, चाणक्य हो, नेहरू हो, गांधी हो, कोई भी, या बाल गंगाधर तिलक हो, ये जो भी कोई विचार लिखते हैं, ये इन्होंने अपने अपने समय में जो भी बातें कही हैं, ये उस समय उनका जो माहौल था, उस माहौल में जो उनकी सोच विकसित हुई, उसके बेस पे इन्होंने अपने अपने विचार कहे। ठीक है। तो प्लेटो के समय में जो शिक्षा प्रणाली उनके शहर एथेंस में हुआ करती थी, प्लेटो के अनुसार उसमें कुछ कमियां थी। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपनी एक शिक्षा प्रणाली विकसित की। ठीक है। और इसी के बारे में प्लेटो बात करते हैं शिक्षा के सिद्धांत में। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्या कमी थी जिसे दूर करने के लिए प्लेटो को अपनी एक अलग शिक्षा प्रणाली विकसित करनी पड़ी? तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो विशेष तौर पर पुरुषों के लिए थी, जबकि प्लेटो ने इस बात का खंडन किया। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा जो है समाज में हर वर्ग के लिए होनी चाहिए, और वर्ग यानी कि महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, परंतु एथेंस में क्या था? सिर्फ पुरुषों के लिए थी। दूसरी कमी एथेंस की शिक्षा प्रणाली में यह थी कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा, जब तक किसी बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स का कंट्रोल है तब तक वो बच्चा अपनी सीमा में रहता है, अपने लिमिट में रहता है। ठीक है। लेकिन जब उस बच्चे के ऊपर से उसके पेरेंट्स का कंट्रोल समाप्त हो जाता है तो वही बच्चा बिगड़ने लगता है। इसलिए मनुष्य, चाहे बच्चा हो या कोई भी मनुष्य हो या मनुष्य को समाज हो, अगर हमें उसे सभ्य रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो ज़रूरी है कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। पर एथेंस में तो राज्य का नियंत्रण था ही नहीं, ना ही कोई अधिकार था, और जब राज्य का अधिकार नहीं है तो वो शिक्षा प्रणाली के लिए कोई खास व्यवस्था भी नहीं करेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी, कोई विकास नहीं करेगी। ठीक है। तो ये दो कमी थी, एक तो पुरुषों के लिए थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, और दूसरा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। नेक्स्ट देखते हैं एथेंस की शिक्षा प्रणाली। एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी वो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए थी, परंतु कठोर प्रशिक्षण पर वो आधारित थी। न्याय की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, अब बात करते हैं राज्य के सिद्धांत की। प्लेटो जिस राज्य की बात करते हैं उसे वो आदर्श राज्य के नाम से जानते हैं। अब प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? प्लेटो कहते हैं कि राज्य किसी वृक्ष के आगे चट्टान से नहीं बना, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह से बनता है। जैसे कि कोई भी मकान, ठीक है, कोई भी घर जो है वो तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें एक परिवार का वास ना हो, और जब तक परिवार का वास नहीं होता तो वो घर एक पत्थर की सिर्फ 4 दीवारी होती है और कुछ भी नहीं। और जब इसी पत्थर की 4 दीवारी में एक परिवार आके रहने लगता है तो ये 4 दीवारी एक घर का स्वरूप ले लेती है। ठीक है। वैसे ही प्लेटो कहते हैं कि राज्य क्या, न्याय क्या है, या फिर राज्य क्या है? राज्य कोई एक जगह नहीं है, कोई एक घर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ना ही पेड़ की चट्टान से बना है, बल्कि राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही मिलकर बना है। अब जाहिर सी बात है, समाज में कुछ लोग जब एक स्थान पर इकट्ठे होकर रहने लगते हैं और आपसी सहयोग से रहते हैं, अपना काम बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना करते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, सहयोग करते हैं, तो यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं है तो यहाँ पे अपने आप न्याय स्थापित है। और जब व्यक्ति एक जगह रहने लगता है तो वो स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्र। और जब क्षेत्र विकसित होता है तो वो क्या कहलाता है?
राज्य। क्या कहलाता है? राज्य। प्लेटो न्याय के 3 महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। प्लेटो कहते हैं न्याय के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक है आर्थिक तत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु उसकी अपनी सभी इच्छाएं वो समाज में एकाकी रूप से पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक विशेष वर्ग की आवश्यकता होती है, जो कहलाता है व्यापारी वर्ग। ठीक है, समाज में ना 3 वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और एक दार्शनिक राजा का वर्ग। प्लेटो कहते हैं कि समाज में जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य की जो आत्मा है वो तृष्णा से भरी है, अर्थात इच्छाओं से भरी है, और मनुष्य अपनी सारी इच्छाएं एक साथ खुद से पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी हर आवश्यकता के लिए समाज में ज़रूरत होती है किसकी? अलग अलग वर्ग की। व्यापार करने के लिए व्यापारी वर्ग की, युद्ध करने के लिए सैनिक वर्ग की, न्याय करने के लिए दार्शनिक राजा की। सैनिक वर्ग की अगर हम बात करें तो एक राज्य तभी स्थापित होगा जब वहाँ के नागरिक, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। जाहिर सी बात है, समाज में जब कुछ व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होकर रहने लगते हैं, अभी तो वो आपसी सहयोग से रह रहे हैं, उनमें बड़ा प्रेम बना हुआ है, लेकिन जब यही सहयोग खत्म हो जाएगा और समाज में लड़ाई होगी, अन्याय होगा, तो क्या ये व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या ये व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी क्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इसलिए न्याय के महत्वपूर्ण तत्वों में एक सैनिक वर्ग भी आता है और एक है दार्शनिक राजा। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की भागदौड़ दार्शनिक राजा को सौंप देता है, क्योंकि उसके अनुसार दार्शनिक राजा सबसे बुद्धिमान है। प्लेटो कहते हैं कि देखो, समाज में ना मेन काम क्या होता है? एक तो होता है रक्षा करना, रक्षा करने का काम भाई सैनिक वर्ग संभाल रहा है। दूसरा काम क्या होता है? पैसा कमाना, वो आर्थिक तत्व यानी कि व्यापारी वर्ग संभाल रहा है। ठीक है, अब समाज में कुछ भी नहीं बचा, अब एक ही काम बचा है, न्याय करना। तो भैया आप न्याय देखो समाज में। ठीक है, तो ये तो थी प्लेटो के बारे में बात। हमने यहाँ पे क्या क्या जाना? प्लेटो के हमने न्याय सिद्धांत को देखा, हमने प्लेटो के कौन कौन से सिद्धांत देखे? न्याय का सिद्धांत देखा, राज्य का सिद्धांत देखा, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत देखा, प्लेटो की जीवनी हमने देखी, उनकी जीवन यात्रा देखी। ठीक है, उनकी जीवन यात्रा देखी। राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है? राजनीति में उनका क्या योगदान रहा है? ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत से संबंधित, राज्य के सिद्धांत से संबंधित, शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित, राजनीति के योगदान, उनकी जीवन यात्रा, जीवनी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्लेटो की जीवनी और उनके विचारों के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूजीसी नेट के पेपर में और एमए एंट्रेंसेस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।